संसद में आज फिर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ के मुद्दे पर हंगामे के आसार लगातार बने हुए। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले अरुणाचल में तवांग में 9 दिसंबर को चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि चीनी सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांगत्से इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण पर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि इस झड़प में दोनों ओर से कुछ सैनिकों की चोट आई है, लेकिन किसी सैनिक की मौत नहीं हुई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प को लेकर चीन की ओर से भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। चीनी सेना ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना के जवानों ने विवादित सीमा को पार किया था, जिसकी वजह से झड़प शुरू हुई। चीनी सेना के प्रवक्ता ने अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों ने अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया और चीनी सैनिकों के रास्ते वो आ गए, जिससे दोनों ओर से विवाद बढ़ गया। लेकिन हालांकि भारत सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, जिसके करारा जवाब दिया गया। रक्षा सूत्रों से खबर मिली है कि यांगत्से में चीनी गलवान की तर्ज पर ही साजिश आ रहा था। चीनी सैनिक गलवान की तरह यहां भी कांटेदार तार वाले डंडे लाठी से लैस होकर आए थे। 3 भारतीय टुकड़ियों ने उनके नापाक इरादों पर पैनी नजर बनाई हुई थी और जम्मू कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री ने सैनिकों ने चीनी सैनिकों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। यांगत्से में भारत चीन के बीच हुए संघर्ष पर अमेरिका की भी नजर लगातार बनी हुई है। अब इस पूरे विवाद पर अमेरिका ने पहली प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने कहा कि ये राहत की बात है, दोनों ही सेनाएं पीछे हट गई हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि इस बात की खुशी है कि दोनों ही सेनाएं समय रहते पीछे हट गई। हम स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हम दोनों भारत और चीन से यह कहना चाहते हैं कि सीमाओं को लेकर जो भी विवाद है बातचीत के जरिए सुलझाएं। एयरफोर्स ने 15-16 दिसंबर को पूर्वी सेक्टर में एक्सरसाइज की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि वायुसेना के मुताबिक इसका तवांग की घटना से कोई लेना देना नहीं है। यह एक्सरसाइज पहले से ही तय थी। इंडियन एयरफोर्स ईस्टर्न मोर्च पर 2 बड़े युद्धाभ्यास करेगी। पहली ये एक्सरसाइज 15 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि 20 दिसंबर से दूसरा युद्धाभ्यास किया जाएगा। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम इस युद्ध में शामिल होंगे। दूसरी एक्सरसाइज 20 दिसंबर से होने की खबर है। इसमें सुखोई 30 जैसे विमान भी शामिल होंगे। अहमदाबाद के 600 एकड़ में फैले प्रमुख स्वामी महाराज नगर में आज प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। 1 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने जा रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज जो एक मार्गदर्शक और गुरु थे, जिन्होंने भारत और दुनिया भर में लोगों के जीवन को आध्यात्म के लिए प्रेरित किया। इस भव्य समारोह में देश विदेश से रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहे सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज गृहमंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। पिछले हफ्ते सीमा विवाद के बाद मामला ज्यादा गर्मा गया, इसलिए केंद्र सरकार ने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। हालांकि विवाद के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों की 12 दिसंबर को पहली बार मुलाकात हुई। भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC को कश्मीर पर टिप्पणी करने के मामले में आड़े हाथों ले लिया। भारत ने OIC प्रमुख की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि उसके पास कश्मीर मुद्दे पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कह दिया कि हम OIC के महासचिव का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे में दिए गए बयान की निंदा करते हैं। OIC के पास कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल OIC प्रमुख हिसैन ताह पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने कहा था कि कश्मीरियों को आत्म निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए और इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के जरिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले में सुनवाई अलग बेंच में होगी। बिल्किस बानो ने गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के फैसले पर विचार करने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार करने की गुजारिश की गई। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई 1992 में बने नियम के लागू होंगे, जिसके आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई थी।
नोरापति की ओर से मानहानि के केस के बाद जैकलीन फर्नांडिस की वकील का बयान निकलकर सामने आया। जैकलीन फर्नांडिस की वकील ने कह दिया है कि उनकी क्लाइंट ने कभी भी पब्लिक में नोरा के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ऐसे में मानहानि का कोई केस बनता ही नहीं है। ये जो कुछ हुआ है वो गलतफहमी है। दरअसल नोरा फतेही ने दिल्ली की अदालत में जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। नोरा फतेही का आरोप है कि मुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके नाम को जबरन घसीटा जा रहा है। एक्ट्रेस का कहना है कि सुकेश से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं था। वो सुकेश की पत्नी लीना पॉल के जरिए सुकेश को जानती थी। हिमाचल प्रदेश में अभी कैबिनेट का गठन नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री ने शपथ के बाद कार्यभार संभाल लिया है। अब कैबिनेट गठन से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सभी विभाग आपस में बांट लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पास वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह, योजना और कार्मिक विभाग रखे। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पास जल शक्ति विभाग, परिवहन और भाषा, कला और संस्कृति विभाग रहेगा। मुख्यमंत्री ने 5 विभाग अपने पास रखे हैं और डिप्टी सीएम को 3 विभाग सौंपे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने आज मंत्री पद की शपथ ले ली। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने चेपॉक थिरुवल्लुकेनी सीट से विधायक उदयनिधि स्टालिन को मंत्रिपरिषद में शामिल करने के लिए राज्यपाल आरएन रवि से सिफारिश की थी। उदयनिधि दक्षिण भारत से मशहूर एक्टर हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि उनको युवा कल्याण, खेल विकास और विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन जैसे विभाग मिलने की संभावना। तेलंगाना की श्वेत त्रिपाठी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की भी राष्ट्रीय राजनीति की ओर से कदम बढ़ा रही है। पार्टी को हाल ही में चुनाव आयोग ने अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने की इजाजत दे दी। पार्टी के संस्थापक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज दिल्ली में बीआरएस के कार्यालय का शुभारंभ करने वाले हैं। पार्टी का नाम बदलने के बाद केसीआर की ये पहली दिल्ली यात्रा उनकी होने जा रही। राष्ट्रीय कार्यालय के शुभारंभ के बाद केसीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली में आज G20 समिट को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। राम भक्तों के लिए शुभ समाचार यह है कि मकर संक्रांति के बाद जनवरी 2024 में रामलला अस्थायी मंदिर अपने नए भव्य और दिव्य मंदिर में आसीन हो जाएंगे। ये नहीं, 2024 में अयोध्या में राम नवमी का दिन भक्तों के लिए बहुत खास होगा, क्योंकि इस दिन दोपहर 12 बजे भगवान भास्कर की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करेंगी। हालांकि अभी इसकी तारीख और दिन तय नहीं हुआ है, मगर मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों की माने तो 2024 के जनवरी के तीसरे सप्ताह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बिहार की सियासत को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान जारी कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 में महागठबंधन को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लीड करेंगे। महागठबंधन की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने ये बात कही। इस बैठक में महागठबंधन के सभी 7 दलों के विधायक शामिल रहे। नीतीश कुमार से बयान साफ हो गया है कि बिहार में साल 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर से खुद के प्रधानमंत्री रेस में न होने की बात दोहरा दी। उन्होंने कहा कि मेरा टारगेट 2024 में बीजेपी को हराना है, प्रधानमंत्री बनना नहीं है। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए विवादित टिप्पणी का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि एक और कांग्रेस नेता का विवाद बयान निकलकर सामने आ गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अर्जुन ककोड़िया ने अपने बयान में कह दिया कि शिवराज सिंह पूरे जिले में घूम रहे हैं, छोटे छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। ये चौथी घटना है। मुख्यमंत्री मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि अगर आप मर्द के बच्चे हो तो कलेक्टर, एसपी को सस्पेंड करो। बोलते हो ना कि मैं किसान की औलाद हूं, ऐसा है तो आज किसान को सुरक्षा करो। हिमाचल में नई सरकार के फैसले को लेकर सियासत लगातार तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सरकार के कई फैसलों को रद्द कर दिया। अटल टनल पर गायब हुई सोनिया गांधी की आधारशिला पट्टिका को फिर से लगाने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री को अटल टनल के नाम की पट्टिका न हटाने की नसीहत दी है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है कि अगर अटल टनल से अटल बिहारी वाजपेयी की पट्टिका हटाई गई
तो जोरदार विरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सफाई दी है कि अटल टनल का नाम नहीं बदला जा रहा है, बल्कि पट्टिका लगाई जा रही है जो बीजेपी ने हटवा दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल टनल की आधारशिला सोनिया गांधी ने रखी थी, इसलिए वो पट्टिका दोबारा लगाई जाएगी। झारखंड के रामगढ़ के इनलैंड पावर गोलीकांड मामले में कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को 5-5 साल की सुनाई गई और हजारीबाग स्थिति मध्य प्रदेश एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साथ ही दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने गोलीकांड में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी ठहराया था। इस फैसले के बाद विधायक ममता देवी की सदस्यता जाना तय है। 29 अगस्त 2016 को आईपीएल फैक्ट्री गेट के पास विवाद हुआ था, जिसके बाद यहां गोलीबारी हो गई। इस गोलीबारी में 2 आंदोलनकारियों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। केरल सरकार और राज्यपाल के बीच चल रही तनातनी और बढ़ सकती है। केरल विधानसभा में विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति पद पर राज्यपाल की जगह प्रख्यात शिक्षाविद की नियुक्ति की जा सकेगी। इस बीच विपक्षी यूडीएफ ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। विपक्ष का कहना है कि विधेयक में उनके सुझावों की अनदेखी की गई। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को एक और सौगात मिलने जा रही है। इस सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे, जहां वो 5G सर्विस की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहां वाईफाई जोन बनाए जाएंगे ताकि यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इनका लाभ उठा सकें। खास बात यह है कि सर्विस पूरी तरीके से फ्री होगी। सिर्फ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को ही नहीं, बल्कि भेड़ाघाट और खजुराहो आने वाले सैलानियों को भी 5G की मुफ्त सुविधा मिलने जा रही है। यहां फ्री वाईफाई जोन होंगे। शिवराज सरकार पहले ही कह चुकी है कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर यह सुविधाएं फ्री मुहैया कराई जाएंगी। कोलकाता में भारतीय सेना विजय दिवस समारोह की तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का ये जश्न है। इसमें करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और दुनिया में एक नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अंतरिक्ष विज्ञान के जरिए कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने की शुरुआत हो चुकी है। इसके जरिए कृषि मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में रीसैट 1A उपग्रह के डेटा, उत्पाद और सेवाओं को लॉन्च किया गया। उत्तराखंड के चमोली में हिम तेंदुए के कैमरे में कैद किया गया। चीनी बॉर्डर के पास रेवल बगड़ में हिम तेंदुए को देखा गया। आपको बता दें कि हिम तेंदुआ दुर्लभ प्रजाति का जीव है। एनिमल लवर और वन विभाग के लिए हिम तेंदुआ का दिखाई देना किसी भी खुशखबरी से कम नहीं है। दिल्ली में बढ़ती सर्दी के बीच केजरीवाल सरकार बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने ऐसे मोबाइल वैन्स की शुरुआत कर दी है जिससे बेघरों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए रात 8 से सुबह 4 बजे तक ये मोबाइल वैन्स पूरे शहर में घूमेंगी और इसके जरिए बेसहारा लोगों को रैन बसेरे के रूप में मदद दी जाएगी। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 14461 भी जारी कर दिया गया है, जो 24 घंटे एक्टिवेटेड रहेगा। G20 के लिए केंद्र सरकार खास तैयारियां कर रही है। दिल्ली के 300 टैक्सी ड्राइवर्स को दुनिया की अलग अलग भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
जिनमें 134 महिला टैक्सी ड्राइवर भी शामिल हैं। इस ट्रेनिंग के बाद ये कैब ड्राइवर विदेशी मेहमानों से उनकी भाषा में बात कर पाएंगे, ताकि उनके मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए और फॉरेन डेलीगेशन को यहां सहूलियत मिल सके। महाराष्ट्र सरकार ने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह के मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति का गठन कर दिया। इस समिति की अगुवाई महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा करेंगे, जिसमें 12 और सदस्य होंगे। समिति ऐसे जुड़ों का पता लगाएगी और विस्तृत जानकारी एकत्रित करेगी। यही नहीं, ऐसे विवाह करने वाली युवक युवती के माता पिता से भी संपर्क करेगी। यही पेरेंट्स को यह समिति समझा बुझाकर इसकी जानकारी देगी और सम्मिलित कराएगी। बिहार के औरंगाबाद में एक ऐसा स्कूल है जो अपनी संस्कृति और संस्कार के साथ अनुशासन के मामले में भी अव्वल बन चुका है। स्कूल के सभी शिक्षक समय पर ड्रेस कोड में स्कूल आते हैं। इस विद्यालय के शिक्षक भी बच्चों का आदेश मानते हैं और एक साथ प्रार्थना में खड़े हो जाते हैं शिक्षक और छात्र छात्राएं। इस स्कूल में खेल में पढ़ाई, गीत संगीत के माध्यम से पढ़ाई के साथ कई और गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है, ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। रतलाम में एक शख्स ने झोपड़ी में अनोखा स्टूडियो बना डाला। ट्राइबल जोन में स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से यह पहल की गई है। यहां पर स्थानीय भजनों और गीतों को रिकॉर्ड किया जाता है। देशी आधुनिक तंबू स्टूडियो बड़े स्टूडियो को मात दे रहा है। घड़ी के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर का नवाडीह गांव। लड़कियों पर बनाई जा रही अनोखी घड़ी। गांव के सभी घरों में बनाई जाती है घड़ी। 7 से 8 घड़ी एक दिन में होती है तैयार। शहरों में बड़ी घड़ी की डिमांड, एक घड़ी की कीमत 500 रुपए बताई जा रही है। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंच चुकी है। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हरा दिया। सेमीफाइनल में कप्तान मेसी का जादू जमकर चला। अपनी इस विजय के साथ अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल्स में छठी बार पहुंच चुकी है। खेल के 69वें मिनट में अल्वारेज ने अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल दाग दिया। अल्वारेज ने कप्तान मेसी से मिले शानदार पास पर गोल दागा। फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल्स का मुकाबला। आज रात 12:30 बजे शुरुआत हो जाएगी। इस सेमीफाइनल्स मैच में जीतने वाली टीम फाइनल्स में अर्जेंटीना से भिड़ने जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल का मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा। फ्रांस के मुकाबले से पहले मोरक्को के कोच वालिद रेग्रुई ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मोरक्को ने कोच ने कह दिया है कि जिस फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर एमबापे का काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मोरक्को के कोच के इस बयान के बाद फ्रांस की टीम के हौसले और बुलंद हो चुके हैं। वैसे भी फ्रांस की टीम को फाइनल का दावेदार माना जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में शुरू हो गया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कप्तान रोहित शर्मा ने चोटिल हो जाने की वजह से केएल राहुल को इस मैच टीम इंडिया की कप्तानी कर दी। टीम इंडिया की नजर अच्छी शुरुआत पर होगी, ताकि पहली पारी में ही बढ़त बनाई जा सके और बांग्लादेश की टीम पर दबाव बनाया जा सके। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मात देकर नगर निगम मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के आने के बाद अब सभी की नजरें मेयर चुनाव पर टिकी हुई हैं। दिल्ली का प्रथम नागरिक कहा जाने वाला मेयर एमसीडी एक्ट के मुताबिक महिला ही होगी। चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो सारी औपचारिकताओं को पूरा होने में अभी महीने भर का समय लग सकता है। मेयर के चुनाव में 250 पार्षदों के साथ साथ दिल्ली के 3 राज्यसभा सांसद और 7 लोकसभा सांसदों के साथ 13 विधानसभा सदस्य भी मतदान करेंगे। नवंबर में यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री पिछले साल नवंबर के मुकाबले 28% बढ़ चुकी है। इस साल नवंबर में कारों की 2,76,231 यूनिट की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल नवंबर में 2,15,626 यूनिट की बिक्री हुई थी। वाहन बनाने वाली कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी सियाम ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यूटिलिटी वाहनों और कारों दोनों की मजबूती मांग के चलते ये वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 2 हफ्तों में सैकड़ों यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से जुड़ी समस्याओं की शिकायत की है। उनमें से 10% यात्रियों का कहना है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा को लेकर उनका सबसे खराब अनुभव रहा।
वहीं 38% यात्रियों ने टैक्सी, पिकअप, पार्किंग और इंटर टर्मिनल कनेक्टिविटी के अनुभव को खराब बताया। वहीं दिसंबर 2021 के लोकल सर्कल्स सर्वे में केवल 15% उत्तरदाताओं ने दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा के अनुभव को खराब बताया था। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा का खराब अनुभव रखने वाले यात्रियों में 100% वृद्धि की बढ़ोतरी की गई है। इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी कमाई और बचत पर अच्छा रिटर्न हासिल किया जा सकता है। भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए कई सारे माध्यम मौजूद हैं। हालांकि भारत में महिलाओं और पुरुषों दोनों के मामलों में इन्वेस्टमेंट को लेकर अलग अलग रुझान देखने को मिलता है। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने अपनी 2022 के विनवेस्टर पल्स रिपोर्ट को जारी कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 40% पुरुषों के मुकाबले महज 26% महिलाएं बिना किसी की सलाह के निवेश से जुड़े फैसलों को खुद करती हैं, जबकि 67% महिलाएं अपने जीवन साथी से और 48% पुरुष अपने जीवन साथी से सलाह के बाद निवेश करते हैं। दिल्ली वालों को एक बार फिर से प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एमसीडी के बजट में एक बार फिर से इसका प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। एमसीडी के तीनों निकायों के मर्जर के बाद ये पहला बजट है। एमसीडी कमिश्नर ने 8 दिसंबर को यह बजट स्पेशल ऑफिसर के समक्ष पेश किया। इसमें कुल 16,023.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया। इसमें 1% एजुकेशन सेस लगाने और प्रोफेशनल टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है। पहले एजुकेशन सेस केवल साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में था। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव था। टेस्ला और ट्विटर के सीईओ एलन मस्क को पछाड़कर लुई विटॉन की पेरेंटल कंपनी एलवीएमएच के सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में भारत के गौतम अडानी तीसरे नंबर पर और मुकेश अंबानी 8वें नंबर पर शुमार। इंडोनेशिया में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने एक साथ अपील की है कि नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियारों की परीक्षण को बंद कर दे। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान मिलकर नॉर्थ कोरिया को जवाब देंगे। तीनों देशों के नेताओं ने संकल्प किया। नॉर्थ कोरिया इन दिनों लगातार बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को कोरियाई प्रायद्वीप में अशांति का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी संसद ने समलैंगिकों और अंतरजातीय विवाह के संरक्षण के लिए कानून को मंजूरी दे दी, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दस्तखत कर दिए हैं। इस कानून को बनाने के लिए अमेरिका ने निचले सदन में विधेयक को मतदान में समर्थन में 258 वोट पड़े, जबकि खिलाफ 169 वोट पड़े। बड़ी बात यह रही कि विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के सभी 39 सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया। पिछले सप्ताह इस विधेयक को अमेरिकी सेनेट में मंजूरी दी थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सभी राष्ट्रों के समूह से अपनी सरकार को और 2 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस और आधुनिक टैंकों, तोपखाने, इकाइयों और गोले के साथ साथ लंबी दूरी के हथियारों की आपूर्ति करने में मदद मांगी है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हर ओर पानी पानी देखने को मिल रहा है। बाढ़ से हालात बिगड़ने पर लिस्बन के मेयर ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। लोगों से अपील की गई है कि घर पर ही रहें। कई कार गाड़ियां बह गई हैं, बिल्डिंग्स ढह गई हैं, सड़कें और सुरंगों को बंद कर दिया गया है। बता दें कि टैग्स नदी यहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई मुख्य सड़कें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में लॉकडाउन में मिली ढील के बाद बीजिंग के अस्पतालों में बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। राजधानी में अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई। एक हफ्ते पहले ही प्रदर्शन के बाद कोरोना पाबंदियों में सरकार ने थोड़ी ढील दे दी थी।